हेलो दोस्तों। तो चलिए आ गए हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों ये बिहार एसएससी परीक्षा 9/12/2018 के द्वितीय पाली में पूछे गए सवाल है। चलिए देखते हैं इस सवाल के क्वेश्चन आंसर को। इस परीक्षा में पूछे गए सवालों के क्वेश्चंस को साथ साथ इसका आंसर भी जानेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी असम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। दोस्तों मिंधोला नदी पश्चिम भारत में गुजरात की एक नदी है। ये मिंधोला नदी गुजरात की एक नदी है जिसका उद्गम यानी कि उद्गम जो है दोसवारा सोनगढ़ के पास है। दोसवारा सोनगढ़ के पास है। बेसिन की अधिकतम लंबाई इसकी जो है 105 किलोमीटर है और ये बेसिन के जितने भी जलग्रहण क्षेत्र है उसका यानी कि क्षेत्र इसका जो है 1518 वर्ग किलोमीटर है। इसका 1500, इसमें पेंसिल ले लेते हैं, 1518 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1518 वर्ग किलोमीटर है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल। हमारा दूसरा सवाल है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए है होमो जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर बी ओटोहन एवं स्ट्रांग, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामुंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हमारा सही जवाब है ओटोहन एवं स्ट्रांग। ओटोहन एवं स्ट्रांग। दोस्तों नाभिकीय विखंडन की खोज हमारा 17 दिसंबर 1938 ईस्वी को ओटोहन के द्वारा किया गया और उसके सहायक जो थे स्ट्रासमैन, इन दोनों के द्वारा की गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता? राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो देखिए 3 नंबर का ऑप्शन ए बी सी डी है, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा हमारा? तो दोस्तों राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा जीती गई थी। ये दोस्तों वैसे ये एग्ज़ाम 2000 यानी कि 18 में हुई थी, इसलिए 2017 से संबंधित है। करंट अफेयर्स के तौर पर यह सवाल को पूछा गया है। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिनको JNPT शॉर्ट में बोलते हैं, JNPT शॉर्ट में बोलते हैं, JNPT शॉर्ट में बोलते हैं, कि राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2017 के राजभाषा कीर्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उन्हें जो यानी कि इनको जो मिला गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को मिला था स्वायत्त संस्थाओं और परिषदों के लिए निर्धारित 20 श्रेणी के अंतर्गत दिया गया था। 20 श्रेणी के अंतर्गत दिया गया था। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए बालू पत्थर, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी
क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, हमारा आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, ये बेसाल्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। बेसाल्ट एक प्रकार का बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। दोस्तों बेसाल्ट एक प्रकार के कौन सा बहिर्भेदी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण बेसाल्ट के लावा, इसका निर्माण बेसाल्ट के लावा, बेसाल्ट के लावा, बेसाल्ट के लावा, बेसाल्ट के लावा के धरातल के बेसाल्ट के लावा के बेसाल्ट के लावा के धरातल पर इसका आकार तेजी से जमने के वजह से हुआ था, यानी कि जमने के वजह से हुआ था, जमने के वजह से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी रिक्तिका, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसलिए 5 का हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, समझिए तो एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसमें क्लोरोफिल नाम का हरा वर्णक पाया जाता है। कौन सा? इसमें हरा वर्णक पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाता है, इसमें हरा वर्णक पाया जाता है, हरा वर्णक इसमें पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कोशिकाओं को अपना भोजन तैयार करने में मदद करती है, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है? कोशिकाओं का रसोई घर माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? मानव कान के लिए यानी मनुष्य के कान के लिए वह ध्वनि जो आसानी से सुनी जा सकती है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाती है, उपयुक्त होती है, कितनी उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 45 डेसीबल, ऑप्शन नंबर बी 30 डेसीबल, ऑप्शन नंबर सी 60 डेसीबल, ऑप्शन नंबर डी 80 डेसीबल। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा 60 डेसीबल, 60 डेसीबल, ऑप्शन नंबर सी 60 डेसीबल होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मनुष्य। तो देखिए दोस्तों मानव शून्य से 0 से 140 डेसीबल के बीच की ध्वनि यानी बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है। कितना? 0 से 140 डेसीबल के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकती है। ठीक, आमतौर पर जो हम लोग बातचीत करते हैं, सामान्य बातचीत जो करते हैं वो 60 से 70 डेसीबल के बीच होती है और इसे मानव के लिए सर्व माना जाता है। हम लोग बात जो करते हैं वो कितना होता है? 60 से 70 डेसीबल होती है और इसे हम लोग सामान्य बातचीत की ध्वनि को 60 से 70 डेसीबल में मापते हैं और इसे मानव के लिए श्रव्य माना जाता है, यानी कि सुनने लायक माना जाता है। और दोस्तों 85 डेसीबल से ऊपर की आवाज़ को शोर माना जाता है। 85 डेसीबल से 85 डेसीबल से यानी 85 डेसीबल से 85 डेसीबल से
85 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ को शोर माना जाता है, यानी 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ को शोर माना जाता है, जो कान को पीड़ा पहुंचाती है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा है प्रश्न नंबर 7 कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टिंगरे, बी टेरोइस वोलिटांस, ऑप्शन नंबर सी कोलोफायराइन जार्डन, ऑप्शन नंबर डी लोबियो रोहिता। तो दोस्तों, इसका हमारा प्रश्न नंबर 7 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा टेरोइस वोलिटांस, टेरोइस वोलिटांस, टेरोइस वोलिटांस, टेरोइस वोलिटास। लॉयन फिश, लॉयन फिश, टेरोइस वोलिटास, इसे हम रेड लॉयन फिश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेड लॉयन फिश, रेड लॉयन फिश भी कहते हैं, रेड लॉयन फिश भी कहते हैं, रेड लॉयन फिश भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रेड लॉयन फिश भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, आप देख पाए। दोस्तों, 8वां प्रश्न है किसे लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस। तो चलिए दोस्तों, हमारा सही जवाब टिक करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। दोस्त, मंगल ग्रह को लाल ग्रह एक उपनाम से जाना जाता है, यानी कि नाम के इसी नाम से, यानी ये एक मंगल ग्रह का नाम है लाल ग्रह। इसके सतह पर लाल रंग पाया जाता है, इसके सतह पर लाल रंग पाया जाता है, जिस कारण से इसका रंग लाल रंग जो होता है, इस कारण से लौह ऑक्साइड के चलते ये लाल रंग प्रदान करता है, यानी लाल रंग का रूप धारण करता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करने के, बेमेल शब्द ज्ञात करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को ज्ञात करना है, बेमेल शब्द ज्ञात करना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए वृत्त, ऑप्शन नंबर बी आयत, ऑप्शन नंबर सी वर्ग, ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृत्त। ऑप्शन नंबर ए वृत्त। वृत्त को छोड़कर सभी ज्यामितीय आकृति सीधी रेखाओं से बनी होती है। क्या होती है? ये जो आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, ये सभी सीधी आकृति रेखाओं से बना है, जबकि वृत्त वक्र की तरह है। क्या है? वृत्त वक्र की तरह है। और आयत बनाते हैं दोस्तों तो सीधी रेखा से बनती है, वर्ग सीधी रेखा से बनती है, आयत थोड़ा लंबा होता है, लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, वर्ग में बराबर होती है, ये भुजा वर्ग में बराबर होता है, और आयत में ये दोनों एक समान होगा, ये और ये एक समान होती है। तो देखिए, वर्ग है, चतुर्भुज है, ये सब आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये जो है दोस्तों सीधी लाइन से बनती है, जबकि वृत्त जो है क्या होता है? गोलाकार होती है, वक्र होती है, जिसके कारण से इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द वृत्त है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए, ऑप्शन
प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन नंबर डी बिटुमिनस कोयला। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे कृत्रिम हीरा कहते हैं, कृत्रिम हीरा कहा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। हमारा 11 का प्रश्न है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मचारियों की सेवा शर्तें, कर्मचारियों की सेवा शर्तें, ऑप्शन नंबर बी कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी गतिविधि की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी स्वामित्व। अर्थात इसमें से वर्गीकरण यानी कि किस आधार पर उसको बांटा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, उसका जवाब ढूंढना है ए बी सी डी में से। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो है इसमें से वो ढूंढना है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर ऑप्शन नंबर डी स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों की स्वामी सरकार होती है, सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में उसमें किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष संस्था का योगदान रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 12 नंबर। यूथसेट है एक डैश, यूथसेट है एक डैश। ऑप्शन नंबर ए यूथसेट वेबसाइट, बी उपग्रह, सी सप्ताहांत पार्टी, डी फिल्म। डी फिल्म। यूथसेट है एक, यूथसेट क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यूथसेट। यूथसेट एक उपग्रह है, यूथसेट एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा यूथसेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, अर्थात रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है उसका सही जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए बी सी डी से हमें वो चुनना है कि रण उत्सव जहाँ मनाया जाता है, ऐसे राज्य का नाम ढूंढना है जहाँ रण उत्सव मनाया जाता है। तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। यह वे जो है दोस्तों यह उत्सव 3 माह तक चलती है, 3 माह तक चलती है, 3 माह तक यह उत्सव चलती है। इस उत्सव का आयोजन सफ़ेद रेत और खाड़ी कच्छ भूमि के मध्य में किया जाता है। यह रण उत्सव जो है दोस्तों गुजरात राज्य की रंग बिरंगी संस्कृति और विरासत का लघु स्रोत माना जाता है, लघु स्रोत है। इस उत्सव के दौरान कई गतिविधियां जैसे कि हॉर्स राइड्स यानी कि इस घोड़ा से संबंधित खेल, केमल सफारी इत्यादि का आयोजन किया जाता है रण उत्सव में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न 14 में डैश पर पोषित पोषण की
एक पद्धति है। डैश परपोषण की एक पद्धति डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए परजीवी, ऑप्शन नंबर बी प्राणी सम, ऑप्शन नंबर सी स्वचालित, ऑप्शन नंबर डी मृतपोषी। तो चलिए दोस्तों, स्वचालित हमारा जो होगा, स्वचालित ये हमारा आंसर होगा। यानी स्वचालित परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। जैसे डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो स्वचालित परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, नींबू का डायबिएग रोग का कारण है। नींबू का डायबिएग रोग, नींबू का डायबिएग रोग किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए तांबा की कमी, ऑप्शन नंबर ए तांबा की कमी, बी सोडियम की कमी, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज की कमी, ऑप्शन नंबर डी जस्ता की कमी। तो दोस्तों, नींबू का जो डायबिएग रोग होता है वो जस्ता की कमी से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जस्ता की कमी। नींबू का डायबिएग रोग जस्ता की कमी के कारण होती है। ये कवक जनित रोग होती है। कैसा रोग होता है दोस्तों? कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि नींबू का डायबिएग रोग किस कारण से होती है, तो वहाँ कवक जवाब देना है। कवक के कारण, यानी कि कवक जनित रोग होता है। यह रोग कोलेटोट्राइकम ग्लाइयोस्पोरोइड्स नामक कवक के द्वारा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न 16, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? डॉलेक्स 100। ऑप्शन नंबर ए है 22 मई 2006, ऑप्शन नंबर बी 22 मई 2008, ऑप्शन नंबर सी 22 मई 2004, ऑप्शन नंबर डी 22 मई 2000। मई 22 है, तो इसे दोस्तों 22 मई 2000, 22 मई 2006, 22 मई 2008, 22 मई 2004 पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 22 मई 2006। डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था 22 मई 2006 को। चलिए अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 17, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? दोस्तों, यह उस टाइम में करंट अफेयर्स के तौर पर यह सवाल को पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है जयपुर, सी है बेंगलुरु, डी है नई दिल्ली। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। यानी वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट नई दिल्ली को आंका गया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है, जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होती है? जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होती है? जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार। ऑप्शन नंबर ए कोणीय, ऑप्शन नंबर बी टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर सी तलीय, ऑप्शन नंबर डी समरेख। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोणीय। सहसंयोजक यौगिक यानी जल H2O सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार कोणीय होता है। क्या होता है? कोणीय होता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है,
कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पहाड़ में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी सोना, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों देखिए इसमें सही जवाब ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सही ढूंढना है ए हीरा। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। प्रश्न बी, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? ऑप्शन नंबर ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। हमारा सही जवाब हो ऑप्शन नंबर डी होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देना, साथ ही साथ देश के विकास को बढ़ावा देना था। यह योजना की अवधि 1997 से 2002 तक चला था। नवी पंचवर्षीय योजना, कभी पूछा जाता है कि नवी पंचवर्षीय योजना का योजना काल अवधि कब तक था? 1997 से 2002 तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1913 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1910 ईस्वी। तो सही इस जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। गदर पार्टी परतंत्र भारत की ब्रिटिश से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बनाया गया एक संगठन था। ये गदर पार्टी ब्रिटिशों से स्वतंत्रता के लिए बनाए गए थे। इसकी स्थापना दोस्तों अमेरिका और कनाडा के भारतीय ने, अमेरिका और कनाडा के भारतीय ने 10 मई 1913 को किया था। अमेरिका और कनाडा के भारतीय 10 मई 1913 को किया था। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ विराम लेते हैं। यदि भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।